नमस्कार दोस्तों, सुपर ज्ञान 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पीजीटी टीआरई 1 का पेपर सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर की के साथ, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दंड शास्त्र परंपरा से जुड़ी है। ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसमें हो जाएगा कौटिल्य से। दंड शास्त्र परंपरा कौटिल्य से जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति का या दंड शास्त्र परंपरा का उल्लेख किया गया है। उसमें दंड नीति का वर्णन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, पडुआ के मर्सिलियस किन दो मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करते हैं? ऑप्शन ए है दैवीय कानून और प्राकृतिक कानून, ऑप्शन बी है प्राकृतिक कानून और दस्तावेजी कानून, ऑप्शन सी है बाइबल कानून और मानव कानून, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, इसमें सही हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 है 43, यहाँ चर्चा किए जा रहे व्यक्तित्व को पहचाने। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था। तो किसका प्रमुख योगदान था स्पिरिट ऑफ लॉज में? किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी है थॉमस हॉब्स, ऑप्शन सी है ड्यूक डी ऑरलियंस, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसमें हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ लॉज जो है ये मॉन्टेस्क्यू का है। राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख योगदान इन्होंने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है जॉन लॉक और रूसो, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है जॉन लॉक और एडम स्मिथ, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा जॉन लॉक और एडम स्मिथ उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें उदारवाद का जनक भी माना जाता है जॉन लॉक को। प्रश्न नंबर 45 है 45, इनमें से कौन बहुलवादी विचारक नहीं है? तो इसमें कौन बहुलवादी विचारक नहीं है? ऑप्शन ए है बोर्डिन, ऑप्शन सी बी है फिगिस, ऑप्शन सी है लास्की, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा बोर्डिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है? ऑप्शन ए है द स्पिरिट ऑफ द सोशल कॉन्डक्ट, ऑप्शन बी है एनिमल फार्म, ऑप्शन सी है द रिपब्लिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा
प्लेटो ने द रिपब्लिक लिखा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, राज्य व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हाब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है राजा कलश करणम, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें कौटिल्य। राज्य व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हाब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया है? तो ऑप्शन ए है मनुस्मृति, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है पाइथियास, ऑप्शन सी है सुकरात, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सुकरात। अरस्तु के गुरु सुकरात थे। सुकरात, इसके बाद प्लेटो, इसके बाद अरस्तु, फिर हाफ्सला रूसो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है? ऑप्शन ए है एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। ऑप्शन बी है एक आर्थिक प्रणाली जिसमें सरकारें उत्पादन और वितरण के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। ऑप्शन सी है एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें व्यक्तियों को सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है? ऑप्शन है वैश्वीकरण, ऑप्शन बी है साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी है राष्ट्र राज्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक।
ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन ई इसमें सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा। चलिए, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 52 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? ऑप्शन ए है बान की मून, ऑप्शन बी है कोफी अन्नान, ऑप्शन सी है एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटोनियो गुटेरेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है? ऑप्शन ए है सख्त आप्रवासी नीतियों को लागू करना, ऑप्शन बी है विलासिता की वस्तुओं पर कर बढ़ाना, ऑप्शन सी है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, सख्त आप्रवासी नीतियों को लागू करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है एक विशिष्ट राजनीतिक दल के लक्ष्य और उद्देश्य, ऑप्शन बी है किसी देश के भीतर नागरिकों के व्यक्तिगत हित, ऑप्शन सी है राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं? ऑप्शन ए है यथार्थवाद, ऑप्शन बी है उदारवाद, ऑप्शन सी है रचनावाद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा यथार्थवाद। यथार्थवाद अर्थात विज्ञानवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, विदेश नीति के निर्धारक क्या हैं? ऑप्शन ए है आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन, ऑप्शन बी है घरेलू राजनीति, सांस्कृतिक मूल्य और जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है मानवाधिकार, तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संबंधी चिंताएं, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आर्थिक हित और सैन्य क्षमताएं और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है जलवायु और भूगोल, ऑप्शन बी है धर्म और संस्कृति, ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था और व्यापार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें अर्थव्यवस्था और व्यापार विदेश नीतियों के निर्णयों को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है? ऑप्शन ए है उपनिवेशवाद, उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है पूंजीवाद और मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की अस्वीकृति, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, अलगाववाद क्या है? आइए देखते हैं अलगाववाद क्या है। ऑप्शन ए है एक राजनीतिक विचारधारा जो वैश्विक मामलों में देश की सक्रिय भागीदारी की वकालत करती है, ऑप्शन बी है एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है, ऑप्शन सी है एक सैन्य रणनीति जिसमें दुश्मन को हराने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग कर शामिल है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पैक्स की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए है राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि पैक्स इस दृष्टिकोण से उत्पन्न होने वाली शांति को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी है राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि राष्ट्रों को पारंपरिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स इस सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी है राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि पैक्स इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए आवश्यक सैन्य शक्ति को संदर्भित करता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसमें हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है? ऑप्शन ए है, यह 16वीं से 18वीं शताब्दी तक चीनी इतिहास की अवधि को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी है, यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वह दुनिया के केंद्र थे। ऑप्शन सी है, यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चीन में एक राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया के केंद्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, नहीं देख लीजिए। कोई कटोरी हटाइए। प्रश्न नंबर 62 है, शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तार को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का क्या नाम था? ऑप्शन ए है, ट्रूमैन सिद्धांत। ऑप्शन बी है, मार्शल योजना। ऑप्शन सी है, बर्लिन एयरलिफ्ट। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रूमैन सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, 63। बंडिंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले एनएएम में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था। ऑप्शन ए है, आपसी अनाक्रमण। ऑप्शन बी है, एक दूसरे के मामले में पारस्परिक हस्तक्षेप। ऑप्शन सी है, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन ए है, बर्नार्ड बारूक। ऑप्शन बी है, हैरियस ट्रूमैन। ऑप्शन सी है, वुड्रो। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें बर्नार्ड बारूक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 है, राष्ट्र क्यों अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका एक प्राथमिक कारण यह है कि ऑप्शन ए है,
कुछ राष्ट्र एक चीज का उत्पादन करना पसंद करते हैं जबकि अन्य दूसरे का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन बी है संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है। ऑप्शन ए सी है व्यापार लाभ अर्जित करने के अवसरों को बढ़ाता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 है 66। वस्तुओं और सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्योग कभी कभी निम्नलिखित किस एक को छोड़कर सभी के विकल्प के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है पूंजी के अंतरराष्ट्रीय संचलन। ऑप्शन बी है श्रम के अंतरराष्ट्रीय आंदोलन। ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी के अंतरराष्ट्रीय आंदोलन। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 है सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन ए है 7 साल। ऑप्शन बी है 3 साल। ऑप्शन सी है 2 साल। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 2 साल। सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 है 68। किसी विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और उत्पादों के संयुक्त मूल्यांकन और उनकी संचयी संपत्ति की कीमत को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी है जीएनआई या सकल राष्ट्रीय आय। ऑप्शन सी है एनडीपीए या शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बीसी में डाउट है दोस्तों, इसको बाद में हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और ये प्रश्न नंबर 69 है। यहाँ हमने कुछ ऐसे उदाहरण देखे हैं रखे हैं जिन्हें आमतौर पर ऐसे परिदृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जो सामान्य आबादी द्वारा किसी समुदाय की आर्थिक वृद्धि और विकास की व्याख्या करते हैं। वह विकल्प चुनें जो विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता हो। ऑप्शन है उत्पादन आवृत्ति में सुधार। ऑप्शन बी है वितरण या श्रृंखला नेटवर्क की उन्नति। ऑप्शन सी है तकनीकी उन्नयन। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70 है दक्षिण पूर्व
दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी है ईसाई धर्म का, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 71 है 71, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूके यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, किसने भविष्यवाणी की थी परमाणु प्रौद्योगिकी बहुत आवश्यक होने जा रही है और न केवल बिजली क्षेत्रों में बल्कि जमीन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए है, अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए। तो ऑप्शन ए है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है जेसी बोस, ऑप्शन सी है सर सीवी रमन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, इष्टतम टैरिफ क्या है? ऑप्शन है स्वदेश के प्रस्ताव वक्र को लागू करने वाले टैरिफ की लोचदार सीमा होना चाहिए, ऑप्शन बी है संभावना को ध्यान में रखता है कि भागीदार देश अपने स्वयं के सुरक्षात्मक उपायों के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा, ऑप्शन सी है प्रभावशाली देश की कुल निर्यात बिक्री को अधिकतम करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ही हो जाएगा, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को कहा जाता है, ऑप्शन ए है निकासी का प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी है मूल प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी है प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूल का प्रमाण पत्र। प्रश्न नंबर 75 है, पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है ओब्निक्स रूस में, ऑप्शन बी है हिरोशिमा जापान, ऑप्शन सी है चेरनोबिल सोवियत संघ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा ओब्निस्क रूस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 76 है, इनमें से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? ऑप्शन ए है लास्की, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है इमैनुअल कांट, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये लास्की का कथन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77 है, किसने कहा जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी सागर पर होगा। ऑप्शन ए है PS जयरामन, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड बहान, ऑप्शन सी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फ्रेड महान ने कहा है इस कथन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 78 है, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश झील, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी है दुनिया का बादशाह, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, प्रयोग में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79 है। प्रश्न नंबर 79 है, संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए है 1971 में 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन बी है 1970 में 25वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन सी है 1968 में 23वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, उपर्युक्त में से ऑप्शन ए हो जाएगा 1971 में 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए है डेस्टुट डी ट्रेसी, ऑप्शन बी है फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन सी है कार्ल मैनहम, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेस्टुट डी ट्रेसी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, 81, संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए है लोकतंत्र और मानवतावादी, लोकतंत्र और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है साम्राज्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, ऑप्शन सी है एक वैश्विक आर्थिक प्रणाली की स्थापना करना, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित है? ऑप्शन ए है गुटनिरपेक्षता, ऑप्शन बी है सामरिक स्वायत्तता, ऑप्शन सी है वैश्वीकरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन बी सामरिक स्वायत्तता। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है? ऑप्शन ए है पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व एशिया में लोकतंत्र और मानवाधिकार को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 84 है 84, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देता है? ऑप्शन ए है व्यवहारवाद। ऑप्शन बी है तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत। ऑप्शन सी है रचनात्मक कार्यात्मकता। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कनाडा। ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी है मैक्सिको। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिको। चलिए अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? ऑप्शन है संविधान का परिचय। ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों का एक बयान। ऑप्शन सी है राज्य के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको तो सभी जानते होंगे, संविधान का परिचय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 है 87, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कितनी है भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या। ऑप्शन ए 395, 400। ऑप्शन सी है 405। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 395। 395 12 अनुसूचियां, 22 भाग भारतीय संविधान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है। ऑप्शन ए है परंपरावाद का। ऑप्शन बी है व्यवहारवाद का। ऑप्शन सी है उदारवाद का। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा व्यवहारवाद का। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है व्यवहारवाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर
89 है। किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप किसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए है जॉन सीली, ऑप्शन बी है जेसमिल, ऑप्शन सी है ब्राइस, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 90 है 90। भारत के किस पड़ोसी देश ने मार्च में 35.37% पर सबसे अधिक वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी है पाकिस्तान, सी है म्यांमार, डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ई है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है फरवरी 1946 में, ऑप्शन बी है मई 1946 में, ऑप्शन सी है दिसंबर 1946 में, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें दिसंबर 1946 में। प्रश्न नंबर 92 है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है 2 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 5 सितंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 93 किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया? ऑप्शन ए है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 1947, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर 1949, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। जबकि लागू किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 94 है। कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1900 अनुच्छेद 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 95। निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी है फरमादेश, ऑप्शन
सी है निषेधाज्ञा, इंजंक्शन। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 96, एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड वारन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड वारन हेस्टिंग के द्वारा जो है जिला कलेक्टर कार्यालय बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 97 है 97, राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन ए है विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी है दैवीय सिद्धांत, ऑप्शन सी है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही, ऑप्शन ए में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये दैवीय सिद्धांत जो है ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। जेम्स प्रथम ने इस सिद्धांत को दिया था, जेम्स प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, उसका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है बहुलवादी, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है संघवादी, ऑप्शन सी है बहुलवादी, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही, ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बहुलवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 99 है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है। ऑप्शन ए है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में, ऑप्शन बी विकासवादी सिद्धांत में, ऑप्शन सी है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकासवादी सिद्धांत। इसे ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, चेतना का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 100 है राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को बस में करने का परिणाम है, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है समानुबंध, ऑप्शन बी है बल सिद्धांत, ऑप्शन सी है विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा बल सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत के संबंध में सही है? ऑप्शन है राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक था, ऑप्शन बी है इच्छा बल नहीं राज्य का आधार है, ऑप्शन सी है राज्य के विकास में
आध्यात्मिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 102 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन है राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत, ऑप्शन बी है राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी है राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत। राज्य का आवश्यक बुराई है, यह राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत को संदर्भित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 103 है, निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? ऑप्शन ए है जॉन लॉक, ऑप्शन बी है टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन सी है जीन जैक रूसो, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा जॉन लॉक। उदारवाद के जनक भी माने जाते हैं, प्रथम प्रतिपादक है ये उदारवादी सिद्धांत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह की पहचान करें। ऑप्शन ए है प्लेटो, हेगल, मार्क्स, ऑप्शन बी है अरस्तु, मैकियावेली और मिल, ऑप्शन सी है लॉक, हाफ्स लॉक, रूसो, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हाफ्स लॉक, रूसो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 105 है, किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है लेनिन, ऑप्शन सी है स्टालिन, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्क्स ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना कौन सही सुमेलित नहीं किया गया है। ऑप्शन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है, ऑप्शन बी है हेगल आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है, ऑप्शन सी है राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करता है, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ए प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयोग में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से किस चिंतक विचारक ने संप्रभुता के जनरल बिल में निहित होने की वकालत की? ऑप्शन ए है ऑस्टिन, ऑप्शन बी है जीन बोर्डिन, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा रूसो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 108 है, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है? ऑप्शन ए है संप्रभुता, ऑप्शन बी है अधिकार, ऑप्शन सी है प्राधिकरण, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा संप्रभुता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, उस विचारक का नाम बताइए जिसको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभुता सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक बताइए। रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जीन बोर्डिंग, द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक, माइकेवेली, द प्रिंस, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें जीन बोर्डिंग, द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 110 है, यह कथन किसने दिया? जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए। ऑप्शन ए है बोर्डिन, ऑप्शन बी है ऑस्टिन, ऑप्शन सी है डायसी, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही, ऑप्शन ए है प्रयोग से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें डायसी। ये कथन डायसी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया? ऑप्शन है जीन बोर्डिन, ऑप्शन बी है जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन सी है हेराल्ड जेलास्की, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक सही, ऑप्शन ए है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें हेराल्ड लास्की। ये लास्की का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पूना समझौता इसमें से किस नेता से संबंधित है? ऑप्शन ए है तो पूना समझौता इसके बीच हुआ था, यही प्रश्न देखना है इसमें कौन सा विकल्प सही है इसमें। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरदार पटेल और महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ए प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच ये हुआ था, और इस पर हस्ताक्षर किए थे गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी। तो मालवीय जी इस पर हस्ताक्षर किए थे पूना समझौता पर, ये 1932 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 113 है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है भारतीय अधिनियम परिषद 1892, ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है प्रयोग से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत जो है वो 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, ऑप्शन बी है विभाजनकारी राजनीति, ऑप्शन सी है तुष्टीकरण की राजनीति, ऑप्शन डी है परिपूर्ण से एक से अधिक, ऑप्शन ए है परिपूर्ण से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सही हो जाएगा परिपूर्ण से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है परिपूर्ण से एक से अधिक, ऑप्शन ए है परिपूर्ण से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपूर्ण से एक से अधिक सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116, जाति समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है? ऑप्शन ए है यह कथन निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? ऑप्शन ए है सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी है क्षेत्रवाद, ऑप्शन सी है जातिवाद, ऑप्शन डी है परिपूर्ण से एक से अधिक सही, ऑप्शन ए है परिपूर्ण से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें जातिवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेकर आयोग की नियुक्ति की? ऑप्शन ए है गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या, ऑप्शन बी है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, ऑप्शन सी है आर्थिक रूप से पिछड़ी उच्च जातियां, ऑप्शन डी है परिपूर्ण से एक से अधिक सही, ऑप्शन ए है परिपूर्ण से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया कुछ मुख्य तर्क है कि विकल्प है जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की, ऑप्शन बी है जातिगत संगठनों ने लोकतांत्रिक राजनीति की प्रगति में बाधा डाली, ऑप्शन सी है जाति की पारंपरिक संस्था का आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति में कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान नहीं है, ऑप्शन डी है परिपूर्ण से एक से अधिक सही, ऑप्शन ए है परिपूर्ण से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 19, मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन बी है भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोग, ऑप्शन सी है आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए आयोग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें सही हो जाएगा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 120 है, राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, उपरोक्त में से एक से अधिक सही, ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जातिवाद। तो कुल 120 में से 40 प्रश्न आते हैं जीके जीएस के दोस्तों, और बाकी 41 से 120 तक जो है वो सब्जेक्ट के होते हैं, 80 प्रश्न। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं आशा करता हूं कि आपको टीआरई 3 में ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों एक आवश्यक सूचना, हमारी तबीयत थोड़ा खराब हो जाने के कारण से जो है कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया, न्यूरो समस्या हो गई थी मुझे, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब वीडियो मिलती रहेगी आपको। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।